ठीक है, देखो इलास्ट्रेशन 9 जो है इसमें यहाँ पर देखो बोला था कि हम लोग को जस्ट ये बताना है कि इंक्रीज या डिक्रीज होगा कि नहीं, पीवी रेशियो या फिर कांस्टेंट रहेगा, क्या होगा वो हमें आइडेंटिफाई करके बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो तुम लोगों से पूछ के यहाँ पर सोल्यूशन करके दिखाते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 9, ठीक है, इलास्ट्रेशन 9.1, ठीक है, पहला देखो क्या बोला है, एंड इंक्रीज इन द फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। अगर हम लोगों ने जितना क्वांटिटी सेल करने का सोचा है वो अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं फिजिकल सेल्स वॉल्यूम, तो हम लोग का पीवी रेशियो में इंपैक्ट आएगा कि नहीं वो हमें बताना है। ठीक है, अच्छा कैसे पता करेंगे, तुम लोग कोई भी अपने मन से एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मान लो अगर हम लोग ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ये सब एग्जाम्पल के थ्रू से हमें आंसर देना है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हम लोग पहले 10 यूनिट सेल करते थे, ठीक है, पहले हम लोग 10 यूनिट सेल करते थे और हम लोग का बोल रहे हैं फिजिकल सेल्स वॉल्यूम हम लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहले 10 यूनिट सेल करते थे और कितना करके सेल करते थे, सपोज की ₹2 करके। ठीक है, तो सेल्स वैल्यू कितना हो गया था 20, और ये 10 यूनिट का मान लो वेरिएबल कॉस्ट, ये मैंने सेल प्राइस रखा है। ठीक है, और यहाँ पर ये हम सेल्स का डेटा लिख रहे हैं, ये मेरा सेल्स का डेटा है। ठीक है, और ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट का डेटा है, और वेरिएबल कॉस्ट था सपोज मेरा ₹1 पर यूनिट करके, यानी 10 रुपीज। ठीक है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था ₹1, क्योंकि ₹2 मेरा सेल्स वैल्यू था, सॉरी सेलिंग प्राइस था। ठीक है, 1 है मेरा वेरिएबल कॉस्ट था, तो कंट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा। तो पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100, तो ये मेरा हो जाएगा कितना, 10%। ठीक है, 10% हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम अपना सेल्स वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, ठीक है, अगर हम अपना सेल्स वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, अगर हम 10 यूनिट के जगह मान लो 20 यूनिट सेल करते हैं, ठीक है, 10 यूनिट के जगह अगर हम 20 यूनिट सेल करते हैं ₹2 करके, तो मेरा सेल्स वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट 20 यूनिट पे अप्लाई होगा, इंटू 1 करने से मतलब ₹1 करके ही है, तो ये हो जाएगा ₹20। ठीक है, अब मेरा पीवी रेशियो कितना होगा, पीवी रेशियो अब मेरा कितना होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, अगेन तो कंट्रीब्यूशन मेरा 1 ही होगा, और सेल्स जो है ये मेरा ₹10 करके ही है। ठीक है, ये सॉरी, अच्छा मैंने 10 क्यों लिख दिया, मुझे तो लिखना चाहिए था 2। तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे, मुझे 2 लिखना चाहिए था ना, सेल्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये देखो, और सेल्स प्राइस पर यूनिट, और ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन ₹1 हुआ ना, तो 1/2 कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50%। और यहाँ पर भी देखो वही सिचुएशन रह रहा है। ठीक है, ये देखो ये दोनों का कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, अब तुम लोग सोचोगे कि मैंने तो इस पे कर दिया, अगर इस पे करते तो शायद ज्यादा समझ में आता, बात एक ही है। देखो अगर तुम लोग इसके बेसिस पे निकालोगे मतलब टोटल, ठीक है, तो हम लोग का सेल्स अगर 10 यूनिट बेच रहे थे तो ₹20 का सेल्स वैल्यू, वेरिएबल कॉस्ट 10, यानी हम लोग का कंट्रीब्यूशन ₹10। अगर हम लोगों ने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो कंट्रीब्यूशन ₹20। ठीक है, अब इस पे भी चेक करके देख लो, जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है यानी कि पीवी रेशियो, वो कितना होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, तो ये कंट्रीब्यूशन कितने सेल पे है 20, ठीक है, इंटू 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50% ही होगा। ठीक है, यहाँ भी चेक करके देखो, यहाँ पर हो गया कंट्रीब्यूशन 20, ठीक है, और सेल्स वैल्यू कितना है 40 इंटू 100, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसका भी चेक करके देखो, ये भी 50% होगा, क्योंकि ये तो हमारा पर यूनिट पे डिपेंड करता है ना। तो अगर मेरा पर यूनिट पे कोई चेंजेस नहीं है, मैंने वॉल्यूम बढ़ाया तो मेरा सेल्स भी बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो डिफरेंस कैसे चेंज होगा, देखो मेरा पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। ठीक है, मेरा सेलिंग प्राइस तो मैंने वही रखा है, ₹2 ही रखा है, अब वो ₹2 से हम 10 यूनिट बेचे या 1000 यूनिट बेचे, मेरा कंट्रीब्यूशन में तो चेंज नहीं आएगा, पर यूनिट वही रहेगा, क्योंकि मेरा सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट तो जैसा था वैसा ही है। ठीक है, क्योंकि हमें बोला है हम लोगों ने क्वांटिटी बढ़ाया है, तो क्वांटिटी बढ़ाने से तो कंट्रीब्यूशन का चेंजेस नहीं होगा, टोटल कंट्रीब्यूशन का चेंज हो सकता है, टोटल चेंज होगा। देखो जैसे ये 10 हो रहा था अब 20 हो रहा है, लेकिन पर यूनिट का थोड़ी ना चेंजेस होगा, ये 10 कंट्रीब्यूशन हो रहा था कितने यूनिट पे, 10 यूनिट पे, और ये 20 कितने यूनिट पे हो रहा है, 20 यूनिट पे, यानी पर यूनिट पे तो ₹1 करके ही रह रहा है, तो हम लोग का पीवी रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, पीवी रेशियो
तो तब हम लोग का अनचेंज्ड रहेगा, तो हम लोग का आंसर क्या लिखना पड़ेगा, नॉट चेंज। बोलो ये चीज समझ में आया तुम लोगों को कि पीवी रेशियो इस केस में चेंज क्यों नहीं होगा? केस हमें क्या दिया हुआ था, अगर हम लोग का फिजिकल सेल्स वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि सेल्स वॉल्यूम बढ़ने से पीवी रेशियो में चेंजेस क्यों होगा? पीवी रेशियो मेरा कब चेंज होगा, अगर मेरा कंट्रीब्यूशन का वैल्यू जितना था उससे चेंज हो गया, सेल का वैल्यू चेंज हो गया, तो मेरा पीवी रेशियो में चेंजेस हो सकता है। अब वो चेंजेस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, वो तो डिपेंड करता है कि मेरा न्यूमरेटर चेंज हो रहा है या डिनोमिनेटर, और कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मेरा वॉल्यूम चेंज होगा, मतलब क्वांटिटी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? पहले भी हम लोग बेचते थे 2 रुपीज करके, अभी भी 2 रुपीज से ही बेचते हैं। पहले भी वेरिएबल कॉस्ट 1 था, अभी भी वेरिएबल कॉस्ट 1 है। अब जितना भी चाहे बेच लो, ठीक है, लेकिन पीवी रेशियो तो हम लोग का उतना ही आना है जितना पहले आ रहा था। क्वांटिटी कम करो या क्वांटिटी ज्यादा करो, हम लोग का पीवी रेशियो में तभी चेंजेस आएगा। कोई भी रेशियो तो तब चेंज होता है ना जब उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ इंपैक्ट आता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो कुछ इंपैक्ट नहीं आ रहा। तुम लोग बोलोगे यहाँ पर तो 10/20 था और यहाँ पर 20/40 हो रहा है, देखो चेंजेस का रेशियो बिल्कुल बराबर है, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2। ये तो क्वांटिटी के वजह से टोटल का वैल्यू हम लोगों को अलग दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग पर यूनिट में देखें तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं। अगर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, पर यूनिट सेल्स में चेंजेस होगा तो ही हम लोगों का पीवी रेशियो चेंज हो सकता है। मुझे एक चीज बताओ, ये पॉइंट तुम लोग को समझ में आया कि क्यों ये नॉट चेंज होगा? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अगर ये समझ में आया तो फिर नेक्स्ट वाला मुझे बताओ कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो क्या पीवी रेशियो में क्या इंपैक्ट आएगा? अगर फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो पीवी रेशियो में क्या इंपैक्ट है? पीवी रेशियो कमे যাবে, चेंज होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, सही, कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पीवी रेशियो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट से रिलेटेड है ही नहीं। फिर अभी अभी हम लोगों ने पीवी रेशियो निकाला। पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। तो अगर मेरा इस फॉर्मूले में फिक्स्ड कॉस्ट का कोई मतलब फिक्स्ड कॉस्ट का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पीवी रेशियो हमें क्या बताता है कि हम लोग सेल करके कितना कंट्रीब्यूशन अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि सेल करके हम लोग कितना वेरिएबल कॉस्ट को पे कर पा रहे हैं। सेल करके क्या हम लोग अपना वेरिएबल कॉस्ट पे कर पा रहे हैं? तो यहाँ फॉर्मूले में तो फिक्स्ड कॉस्ट आता ही नहीं है। फॉर्मूले में देख लो या कंसेप्ट में देख लो, तो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़े या घटे, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से पीवी रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अच्छा बोलो समझ में आया क्यों नहीं होगा? बोलो समझ में आया कि नहीं? हम लोगों ने तो पीवी रेशियो के बारे में काफी कुछ पढ़ा हुआ है, बोलो समझ में आया कि नहीं? अच्छा, नेक्स्ट देखो, डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर चेंज हो जाता है तो सबसे पहले सोच के मुझे बताओ कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होने से पीवी रेशियो में चेंज होगा कि नहीं। फिर हम पूछेंगे इंक्रीज या डिक्रीज। मेरा वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गया है तो मेरा जो है पीवी रेशियो चेंज होगा कि नहीं, पहले ये बताओ। अरे यहाँ से ही तो बताना है, होगा, ठीक है, होना तो चाहिए, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में अगर वेरिएबल कॉस्ट आता है तो चेंज तो होना चाहिए। अब तुम लोग कोई भी एक एग्जांपल ले लो, लाइक यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है। पहले मान लो मेरा वेरिएबल कॉस्ट हम 1 यूनिट के लिए दिखा रहे हैं, ठीक है, 1 यूनिट का मेरा सेलिंग प्राइस था सपोज 100 रुपीज, ठीक है, और 1 यूनिट का मेरा वेरिएबल कॉस्ट था सपोज 20 रुपीज, तो मेरा कंट्रीब्यूशन था 80 रुपीज। तब मेरा पीवी रेशियो शायद ऐसा रहेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 यानी 80%। तुम लोग कोई भी एग्जांपल लो ना, मैंने 100 लिए, तुम लोग 10 ले लो, कुछ भी लो ना अपने मर्जी से, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
अच्छा, अब बोल रहा है कि मेरा सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कम हुआ है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस उतना ही है क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस में चेंजेस नहीं बोला है 100। अब वेरिएबल कॉस्ट जो है, मुझे क्वेश्चन में जो सिचुएशन दिया है उसी के हिसाब से चलेंगे। वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा है डिक्रीज हुआ है, तो तुम लोग इसको कम कर दो, कितना कम करे अपना मर्जी है, 20 से कम कर दो, ठीक है। हम इसको 10 कर देते हैं ताकि मतलब कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो। बाकी कुछ डेटा लेंगे फिर माइनस माइनस करने में दिक्कत होगा। तो कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन हम लोग का 90 हो गया। अब देखो नॉर्मल सा बात है, अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट कम हो रहा है तो बोलो मेरे बिजनेस के लिए अच्छा है कि नहीं है। हम पहले जितने में बेचते थे अभी भी उतना में ही बेचेंगे, लेकिन मेरा वेरिएबल कॉस्ट कम होने से मेरे बिजनेस के लिए अच्छा है कि खराब है, मुझे पहले ये बताओ। वेरिएबल कॉस्ट तो तुम लोग का खर्चा है, अगर तुम लोग का कॉस्ट कम होगा अच्छा है कि बुरा है, बोलो। अच्छा है मैम। पीवी रेशियो अच्छा है, अगर वेरिएबल कॉस्ट कम होगा तो ऑब्वियसली अच्छा है। अगर मान लो तुम लोगों को अचानक से पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल अब से कम आएगा तो तुम लोग खुश होगे कि दुखी होगे? ऑब्वियसली खुश होगे ना। अगर वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा तो तुम लोग को हैप्पी होना चाहिए। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर हम लोग का कम हो जाएगा तो कंट्रीब्यूशन भी तो मेरा बढ़ेगा, खर्चा कम होगा तो तुम लोग का प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब यहाँ प्रॉफिट का बात नहीं है, कंट्रीब्यूशन। अब अगर फॉर्मूला में देखोगे तो 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 तो कितना आ गया 90%, ठीक है 90% हो गया। तो पीवी रेशियो हम लोग का कितना आ गया 90%। तो पीवी रेशियो हम लोग का क्या हो गया, अगर वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है तो मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो मेरा पीवी रेशियो भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सा बात है। तो 90% हो गया, बढ़ गया। तो मुझे यहाँ पर आंसर लिखना पड़ेगा जो पूछा गया था, विल इंक्रीज, पीवी रेशियो विल इंक्रीज। बोलो ये समझ में आया या नहीं आया? देखो सबको समझ में आ रहा है ना कैसे करके फाइंड आउट करना है? अच्छा, अब देखो बोल रहा है डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन, बोला है डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन, मतलब कंट्रीब्यूशन मुझे पहले जितना मिलता था अब कम मिल रहा है। पहले ये बोलो कि ये अच्छा बात है कि बुरा बात है। मुझे जो कंट्रीब्यूशन मिलता था, कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, सेल करने के बाद हम अपना वेरिएबल कॉस्ट पे करने के बाद मेरे पास जो बचता था तो वो मेरा क्या था, कंट्रीब्यूशन। अब मेरा वो कम हो जा रहा है, वो मेरा कम हो जा रहा है। तो पहले बोलो वो बिजनेस के लिए गुड सिम्टम है कि बैड सिम्टम है? बैड सिम्टम। हाँ, बैड सिम्टम है, क्योंकि अगर कंट्रीब्यूशन कम होगा तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पे कर पाएंगे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन तो बढ़ना चाहिए, कंट्रीब्यूशन मेरा कम होते जा रहा है। अब मेरा अगर कंट्रीब्यूशन कम होगा तो बोलो पीवी रेशियो क्या होगा? डिक्रीज होगा। हाँ डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। अभी देखो ना कंट्रीब्यूशन कम होने पे डिक्रीज तो होगा ना, यहाँ पर भी तो हम लोगों ने देखा, यहाँ कंट्रीब्यूशन बढ़ा, यहाँ कंट्रीब्यूशन घट गया। अब रीजन जो भी हो, कंट्रीब्यूशन बोल रहे हैं हम लोग का कम हो जा रहा है, तो फिर इसका मतलब हम लोगों का जो पीवी रेशियो है वो भी हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पीवी रेशियो भी हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन कम होने का मतलब, जैसे देखो इसका अगर एग्जांपल देखना चाहते हो, पहले मान लो कंट्रीब्यूशन 20 था, सेल 100 था, तो हम लोग का पीवी रेशियो था 20% एग्जाम्पल के तौर पे। अब अगर कंट्रीब्यूशन 10 हो गया, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कम हो जाएगा, तो फिर हम लोग का कितना हो जाएगा 10%, ठीक है ऐसे करके। तो अगर कंट्रीब्यूशन पहले से कम हो गया है तो फिर हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों का पीवी रेशियो भी कम हो जाएगा। वैसे मेरा एग्जाम्पल थोड़ा सा मतलब इसमें और भी मॉडिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि अगर मेरा कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है तो मे बी मेरा अच्छा ठीक है, सेल को हम कांस्टेंट भी रख सकते हैं, सेल को हम चेंज भी कर सकते हैं। पहले मान लो मेरा सेलिंग प्राइस था 100, कंट्रीब्यूशन था 20, ठीक है, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट 20 था तो कंट्रीब्यूशन 80 हो जाएगा। अब मान लो मेरा सेल है 100 और मेरा वेरिएबल कॉस्ट 90। देखो कंट्रीब्यूशन कब मेरा कम हो सकता है, या तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया जो कि मुझे 0.3 में दिया था, ठीक है, या फिर हो सकता है कि मेरा सेलिंग प्राइस ही कम हो गया। जैसे मान लो सेलिंग प्राइस 80 हो गया, ये 20 तो मेरा 60 हो जाएगा। तो कोई भी सिचुएशन हो, मेरा कंट्रीब्यूशन कम होने का दो सिचुएशन हो सकता है, या तो सेलिंग प्राइस गिर गया या तो वेरिएबल कॉस्ट जो है ये बढ़ गया, या फिर दोनों ही सिचुएशन हुआ। ये भी हो सकता है कि मेरा सेलिंग प्राइस भी कम हो गया और वेरिएबल कॉस्ट मेरा बढ़ गया, ये भी हो सकता है। सेलिंग प्राइस कम, वेरिएबल कॉस्ट जो है ये मेरा हो चुका है इतना, ठीक है, तो भी मेरा कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। ये देखो कितना होगा,
55 हो जाएगा। लेकिन तुम लोग कोई भी केस ले लो, तुम लोग का पहले से कंट्री पीवी रेशियो का जो मतलब परसेंटेज है वो कम ही होगा। देखो इसमें कितना हो रहा है, 20/100 इंटू 100, ये हम फर्स्ट सिचुएशन ले रहे हैं तो मेरा 20% होगा। और अगर हम ये सिचुएशन लेते हैं कि मेरा सेलिंग प्राइस कम हुआ लेकिन वेरिएबल कॉस्ट एज इट इज है, तो भी मेरा 60/80 इंटू 100 हो जाएगा। अब ये देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, लेकिन कम ही होगा। 6/8 इंटू 100 चेक कर लेते हैं। ये हम लोग का आ गया, ये 75% आ गया। अच्छा, कंट्रीब्यूशन मेरा कम हो रहा है। पहले ओ अच्छा, मैंने ये 80 लिखने की जगह ऐसे कैसे लिख दिया, ये 80% होगा ना। अच्छा, ये कितना होगा, 75%, ठीक आया है। अच्छा, अब इस पे भी देख लो, 55 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 चेक करके देख लो, 55 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, तो हम लोग का कितना आ गया, 68.75, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पर दो सिचुएशन बना के तुम लोग को दिखा दिया कि क्वेश्चन में बोला है कि कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है। कंट्रीब्यूशन कब कम हो सकता है, या तो मेरा सेल वैल्यू कम हुआ है, या वेरिएबल कॉस्ट एज इट इज है, या फिर मेरा दोनों ही कम हो गया है, तो जाके मेरा कंट्रीब्यूशन कम हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है, या फिर मेरा सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया तो भी हो सकता है। तो आई होप कि तुम लोग समझ पा रहे हो, अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, लेकिन मेन बात इतना ही है कि अगर हम लोगों का कंट्रीब्यूशन कम होगा तो ऑब्वियसली मेरा वेरिएबल जो पीवी रेशियो है वो मेरा कम हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल कुछ भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग को तो सिर्फ ये वाला आंसर देना है। अच्छा, अब 5th नंबर में देखते हैं क्या बोला है। एंड इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है इंक्रीज हुआ है, सिर्फ सेलिंग प्राइस बढ़ा है, तो कंट्रीब्यूशन सॉरी पीवी रेशियो में क्या इंपैक्ट आएगा, क्या लगता है। इंक्रीज होवे। हाँ, इंक्रीज होगा। उसका रीजन देखो, अगर मैंने पहले सेल किया था 100 रुपीज में और मेरा वेरिएबल कॉस्ट था सपोज 20, ठीक है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया 80। अब मेरा सेलिंग प्राइस सपोज बढ़ गया है बोल रहा है, तो हम ले लेते हैं 120, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं बोला है तो मैंने 20 ही ले लिया, तो इसका मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर देखो पीवी रेशियो कितना बनता है, पीवी रेशियो बनेगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल 80%, ठीक है। यहां पर कितना बनेगा, कंट्रीब्यूशन हो रहा है मेरा यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय सेल यानी 120 इंटू 100। अब देखते हैं कितना होगा, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, 83.33% हो रहा है। देखो बढ़ गया। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो तुम लोग, मैंने ये लिया है तो चेक करके देखोगे तो तुम लोग को इंक्रीज ही दिखेगा, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, विल इंक्रीज। 5th नंबर का यहाँ पर पूछा था कि डिक्रीज एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है, मेरा इनकम बढ़ रहा है लेकिन मेरा खर्चा नहीं बढ़ रहा है, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। यहाँ पर कौन सा प्रॉफिट का बात हो रहा है, कंट्रीब्यूशन का, ओनली वेरिएबल कॉस्ट पे होने के बाद जो बच रहा है, तो मेरा अर्निंग बढ़े जा रहा है, खर्चा मेरा एज इट इज है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो पीवी रेशियो भी बढ़ेगा, तो पीवी रेशियो इंक्रीज होगा। तो 5th नंबर का आंसर ये होगा। बोलो, समझ में आया 5th नंबर वाला आंसर। यस। अच्छा, अब मुझे ये बोलो, ए डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, इसका क्या होगा, नॉट चेंज, है नो इम्पैक्ट, नॉट चेंज है, कोनो इम्पैक्ट होगा नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पीवी रेशियो को इम्पैक्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट बोला है 10% इंक्रीज इन बोथ सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बोल रहा है कि 10% सेलिंग प्राइस भी बढ़ा है, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ा है पर यूनिट पे, तो क्या कुछ चेंजेस दिखेगा या नहीं दिखेगा, क्या नो होगा। चेंजेस, नो चेंजेस। कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसा पहले था वैसा ही रह जाएगा। देखो जैसे कि हम दिखा देते हैं, अगर हम लोग का सेलिंग प्राइस पहले 100 था, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का 20 था, तो कंट्रीब्यूशन 80 होगा। अब अगर 10% करके दोनों ही बढ़ रहा है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 20 पे 10% बढ़ा लेते हैं, 20 इंटू 10%, 2 रुपीज, यानी ये कितना हो गया 22। अब माइनस कर लेते हैं, 110 माइनस 22, तो कितना हो गया 88, ठीक है। यहाँ पर पीवी रेशियो निकालो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 यानी
80%। और इसमें भी चेक करके देखो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, देखते हैं कितना आता है। देखो सेम ही आ गया ना, 80%। ये देखो ये ऐसे इसीलिए हो रहा है क्योंकि अगर मेरा सेलिंग प्राइस जितना बढ़ रहा है, फिर मतलब जितना इनकम बढ़ रहा है एग्जैक्टली उतना ही खर्चा बढ़ रहा है, उतने ही परसेंटेज में, तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो तो उतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था। ठीक है, तो सेल मेरा बढ़ा है ऑब्वियसली, लेकिन मेरा एक्सपेंस भी बढ़ा है सेम परसेंटेज में, तो कंट्रीब्यूशन में मेरा उतना ही रहेगा। ठीक है, तो फिर पीवी रेशियो भी उतना आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नॉट चेंज। ठीक है, कोई चेंज नहीं होने वाला इसमें। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो ये वाला, ए 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड 10% डिक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम, तो क्या चेंजेस होगा? क्वांटिटी हम लोगों का जो है डिक्रीज हुआ है बेचने वाला, लेकिन सेलिंग प्राइस जरूर बढ़ा है, तो क्या हमें पीवी रेशियो हमारा चेंज होगा कि नहीं होगा वो बताना है। डिपेंड करता है कि कंट्रीब्यूशन में क्या इम्पैक्ट आएगा। देखो क्या होगा। ম্যাম ফিজিক্যাল সেলস ভলিউম মিন্স ফিজিক্যাল সেলস ভলিউম মানে যতগুলো ইউনিট আমরা সেল করছি, সেলস ভলিউম মানে কোয়ান্টিটি, ও সেলস ভলিউম মানে কোয়ান্টিটি। ইনক্রিজ হ্যাঁ বলো। বলো কি বলছিলে, ঠিকই হচ্ছিল মনে হচ্ছে, আমি কথাটা শুনতে পেলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইনক্রিজ করবে, विल इंक्रीज। बताते हैं क्यों, देखो इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों इंक्रीज करेगा, देखो यहाँ पर बोला है कि 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। मान लो पहले 100 रुपीज था, तो अभी 110 हो जाएगा, ये पहले था ये अभी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब और क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन हम लोग का सेल्स वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो अब देखो ये सेलिंग प्राइस मैंने मान लिया, वेरिएबल कॉस्ट भी मान लेते हैं, देखो यहाँ पर लिखते हैं ऐसे करके। ठीक है, इधर लिखते हैं सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट मान लो है 20 रुपीज करके, इसमें कोई चेंजेस नहीं, ये 1 यूनिट का है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हो गया 1 यूनिट का। अब हमें बोला है कि सेल्स वॉल्यूम हम लोगों का डिक्रीज हो गया है। ठीक है, पहले अगर हम लोग 1 यूनिट बेचते थे, 2 यूनिट बेचते थे, अभी मान लो 1 यूनिट बेचेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग का कितना आ रहा है, 80 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, और इसमें कितना आ जाएगा 110 माइनस 20, तो ये हो गया हम लोग का 90 रुपीज, 90 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। अच्छा अब चेक करो, 80/100 इंटू 100 कितना हो गया 80%, और 90/110 इंटू 100, 90/110 इंटू 100। ठीक है, ये देखो 81.81%। मैंने जो एग्जांपल ली उसमें जस्ट इतना सा ही इंक्रीमेंट हमें दिख रहा है। तो ये अगर हम लोग का सेलिंग प्राइस बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीवी रेशियो बढ़ जाएगा। अब सेल्स वॉल्यूम का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, देखो सेल्स वॉल्यूम का मतलब, देखो वॉल्यूम से तो हमारे यहाँ पर नॉर्मली अगर देखें तो वॉल्यूम का तो इम्पैक्ट नहीं आता है ना। देखो हम लोग अगर सिर्फ सेल प्राइस पे ही ध्यान दें तो ही हमारे लिए काफी है, 1 यूनिट बेचेंगे तो ठीक है, और अगर तुम लोग वॉल्यूम का भी इम्पैक्ट देखना चाहते हो तो देख सकते हो। वॉल्यूम का इम्पैक्ट का मतलब क्या, अगर हम लोग पहले 1 यूनिट 2 यूनिट बेचते थे तो अभी 1 यूनिट बेचते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन कंट्रीब्यूशन के लिए तो हमारा वॉल्यूम इम्पैक्टफुल नहीं है, हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता चलने से ही हम लोग सेलिंग प्राइस पर यूनिट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर आइडेंटिफाई करके पता चल गया कि हम लोग का ये जो पीवी रेशियो है ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम का इम्पैक्ट नहीं भी देखते हो तो भी चलेगा, क्योंकि वॉल्यूम का इम्पैक्ट यहाँ पर ज्यादा मायने इसीलिए नहीं रखेगा क्योंकि वो तो टोटल चेंजेस हमें बताएगा, हम लोग तो पर यूनिट निकालेंगे तो ही पता चल जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, 50% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट एंड 50% डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या चेंजेस होगा? 50% পিভি রেশিও ইনক্রিজ হবে ना डिक्रीज होगा। देखो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया है, ठीक है, पहला बात है फिक्स्ड कॉस्ट तो जो है इसके साथ कोई लिंक नहीं है। अगर हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो गया है, एक्सपेंस इंक्रीज होने का मतलब है कि हमें जो कंट्रीब्यूशन मिलता था वो कम होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर मेरा कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा तो पीवी रेशियो भी मेरा कम हो जाएगा। ठीक है, अगर कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा तो पीवी रेशियो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे विल डिक्रीज।
ठीक है, विल डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि देखो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 100 था, वेरिएबल कॉस्ट मान लो 20 था, तो ये कितना हो गया था 80, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें बोला है 50% वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो गया, मतलब अभी ये 20 का 50% 10 होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट 30 हो गया, तो कंट्रीब्यूशन हमें कम मिलेगा, ठीक है। तो पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 करके देखो, 80% पहले था प्रीवियसली, और अगर अभी देखेंगे तो 70 मिल रहा है, बिकॉज मेरा एक्सपेंस बढ़ा है तो अर्निंग कम हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो 70% हो गया। तो इसका मतलब हम लोग का ये जो पीवी रेशियो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ हमें छोटा छोटा क्वेश्चंस दिया था। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी नहीं बताएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हम ये वो ग्राफ दिखाएंगे जो मेरा अभी बाकी है, तो उसमें ब्रेक इवन चार्ट में जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बताएंगे तब ये वाला पॉइंट भी बता देंगे, और जो भी क्वेश्चन में जो भी ड्रॉ वाला पार्ट बाकी है वो हम एक ही साथ बताएंगे, ठीक है। वो एकदम एंड में बताएंगे क्योंकि हमारे लिए उतना ड्रॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता है, फिर भी बता देंगे है तो ये वाला तुम लोग भी याद रख सकते हो कि 10 वाला मैंने बाकी रखा है इसके बाद वाला, ठीक है। तो ये देखो मैंने होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया था, इसको तुम लोग अलग अलग एग्जांपल से कर सकते हो, या फिर नॉर्मल सोच के भी कर सकते हो कि मेरा कंट्रीब्यूशन में क्या इंपैक्ट आ रहा है, तो एग्जाम्पल लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है तो मेरा कंट्रीब्यूशन कम होगा, कंट्रीब्यूशन कम होगा तो मेरा पीवी रेशियो भी कम होगा, ऐसे करके भी तुम लोग जो है आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हम लोग का इलास्ट्रेशन 10। इसमें हम लोगों को करने के पहले सीखना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा हम बता देते हैं तुम लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। ये वाला करवाए या पहले, हाँ चलो ये वाला कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये देखो इलास्ट्रेशन 10 हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले हम तुम लोग को बताएंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे मान लो कि तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ने के बाद तुम लोग क्या क्या कर सकते हो। देखो तुम लोग के पास 3 ऑप्शन हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, हम जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं। तुम लोग चाहो तो खुद का बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो कहीं जॉब कर सकते हो, या फिर मेरे जैसा अगर पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो पढ़ा भी सकते हो, ठीक है। मैंने ये 3 ऑप्शन दिया। अब एक सिंपल जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो अगर कोई बिजनेस करता है, ठीक है, हम नॉर्मल बोल रहे हैं, कोई अगर बिजनेस करता है तो मान लो उसका अर्निंग हो जाएगा 50 लाख पर एनम, ठीक है। और अगर कोई जॉब करेगा तो हो जाएगा 30 लाख पर एनम, और अगर कोई टीचर होगा तो मान लो उसका हो गया है 15 लाख पर एनम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर हम लोग, हमारे पास सामने ना ये 3 ऑप्शन है कि हम लोग बिजनेस कर ले, जॉब कर ले, या टीचर बन जाए, ठीक है। अगर कोई सोच रहा है कि हम बिजनेस करेंगे, ठीक है, तो वो 2 अपॉर्चुनिटी लॉस्ट करेगा, हम कॉस्ट नहीं बोल रहे, लॉस, ठीक है। 2 अपॉर्चुनिटी लॉस्ट करेगा, दैट इज जॉब और टीचर, ठीक है। तो वो जॉब और टीचर का अपॉर्चुनिटी लॉस करेगा, ये होता है अपॉर्चुनिटी लॉस क्या होता है, ठीक है। तो अब ये देखो, अब कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अब ये दोनों में हायर वैल्यू कौन सा है, 30 लाख, ठीक है। ये दोनों में हायर वैल्यू कौन सा है, अगर कोई बिजनेस करेगा तो वो ये 2 चीज नहीं कर सकता है एट ए टाइम, तो उसके लिए लॉस क्या है, तो देखेंगे कि वो 30 लाख अर्न नहीं कर सकता है, 15 लाख अर्न नहीं कर सकता है ये दोनों सेक्टर में, लेकिन वो 50 लाख कर सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि हम लोग क्या खो रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग 30 लाख और 15 लाख हम लोग लॉस्ट कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में बिगर वैल्यू कौन सा है, 30 लाख है, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है 30 लाख, ठीक है। जो मेरा बिगर वैल्यू है वही मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इसका मतलब अगर हम बिजनेस लेते हैं तो हम जॉब और टीचर वाला पोस्ट नहीं लेते हैं, तो उस केस में मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 लाख होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन दोनों में जो बिगर है वही लेना पड़ेगा। इस पॉइंट को तुम लोग ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन के साथ रिलेट कर पाओगे कि हमें करना क्या है। नेक्स्ट देखो, अगर कोई बोलेगा कि मुझे जॉब करना है, ठीक है,
तो फिर वो बिजनेस या टीचर वाला काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में ये दोनों उसके लिए क्रॉस हो जाएगा, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा इस केस में बोलो। अगर वो जॉब करेगा तो वो ये और ये दोनों मिस कर जाएगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी 50 कॉस्ट कौन लाख। सा होगा, 50 लाख होगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 50 लाख होगा, क्योंकि वो 50 लाख हायर अमाउंट है, जो लॉस कर रहा है उसमें हायर अमाउंट ये। अच्छा, अगर कोई टीचर बनना चाहता है, ठीक है, तो वो बिजनेस या फिर जॉब वाला जो ऑप्शन है वो अवेल नहीं कर रहा है, तो उस केस में उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना आ जाएगा, इन दोनों में जो हायर है, दैट इज 50 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया। अब एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज the maximum possible contribution foregone by not producing alternative product। ये वाला, अब तुम लोग बोलोगे मैंने तो कंट्रीब्यूशन नहीं बोला, ये तो जस्ट एक एग्जांपल था समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ये वाले रुपए से कंपेयर किया, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर प्रोडक्शन रिलेटेड बात पढ़ेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वहां पर हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रीब्यूशन फॉर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हम लोग एबल नहीं कर पा रहे हैं बाय नॉट प्रोड्यूसिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट। ठीक है, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट मतलब हम लोग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो दूसरा नहीं बना रहे। ठीक है, या फिर मान लो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है, तुम लोग को दिखेगा एक्स वाई जेड में से कोई एक ही प्रोडक्ट बना सकता है। अगर वो एक्स बनाएगा तो वाई जेड नहीं बनाएगा, वाई बनाएगा तो जेड एक्स नहीं बनाएगा, जेड बनाएगा तो एक्स वाई नहीं बनाएगा। और ये नहीं बनाने के चक्कर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जिसमें वो लॉस करेगा नहीं बनाने पे, उसी को हम लोग बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मेन जो हम लोग का थीम है, जो हमें चाहिए जिससे हम लोग ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोग ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इलास्ट्रेशन 10, इसको यहाँ से हटाते हैं, ये तो मैंने डेफिनेशन लिखवा दिया, यहाँ इलास्ट्रेशन 10। अच्छा अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए कंपनी कैन मेक एनी वन ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स। ठीक है, तीन में से कोई भी एक प्रोडक्ट कंपनी को बनाना है। इट कैन एक्सरसाइज इट्स ऑप्शन ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, और ईयर के स्टार्टिंग में ही उनको सोच लेना है कि उनको क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। जैसे तुम लोग जब स्ट्रीम चूज करते हो, कॉमर्स साइंस आर्ट्स, तो तुम लोग को स्टार्टिंग में ही चूज करना पड़ेगा ना 11 में कि हम लोग को कौन सी स्ट्रीम में जाना। वैसे ही एक कंपनी का जो सिस्टम है कि पहले ईयर के स्टार्टिंग में ही सोच लो कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज गिवन बिलो। अब यहाँ पर दे दिया है इंफॉर्मेशन, देखो क्या दिया है, बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है एक्स वाई जेड का दे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया है, मार्केट डिमांड दे दिया है, प्रोडक्शन कैपेसिटी दे दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया है। अब फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो हमारा हर एक सिचुएशन में फिक्स्ड है, चाहे एक प्रोडक्ट बनाओ चाहे दो या तीन। ठीक है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, अब एक्स वाई जेड तीनों बनाओ, एक बनाओ, दो बनाओ, रेंट तो वही लगने वाला है, तो फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होगा। तो फिक्स कॉस्ट तीनों प्रोडक्ट के लिए दिया हुआ। अब हम लोग एक बनाएंगे, दो बनाएंगे, तीन बनाएंगे, हमारा मर्जी है, लेकिन यहाँ तो हमें एक ही बनाना है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोल दिए कोई भी एक ही बना सकते हो, ये क्वेश्चन हमें बता दिया है। देखो एनी वन ऑफ द थ्री, ठीक है, तो हम लोग दो तीन नहीं बना सकते। अब हमें बोला है कंप्यूट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट, हमें हर एक प्रोडक्ट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताना है। मतलब अगर x का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, y का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, z का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, कैसे पता करोगे। देखो ये एग्जांपल इसीलिए मैंने बताया, जैसे बिजनेस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ रहा है 30 लाख, मतलब बिजनेस करने के लिए अगर हम लोग बाकी दो चीज नहीं कर रहे, वैसे ही
एक्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होगा, वाई और जेड अगर हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो कितना कंट्रीब्यूशन लॉस कर रहे हैं दोनों में, उसमें से जो हायर होगा कंपेयर करके वही मेरा एक्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। ठीक है, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा देखो यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, कितना कंट्रीब्यूशन हमसे छूट जा रहा है, फॉरगोन का मतलब छूट जाना। ठीक है, अच्छा अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 10 12 12, 10 12 और 12, लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रुपीज में 697। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना चाहिए, कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हमें यहाँ पर देखो मैंने लिखवा दिया था कैसे फाइंड आउट करोगे, कितना कंट्रीब्यूशन फॉरगोन कर रहे हैं, तो पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा। तो पहले सारे प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे, देखो क्यों निकाल रहे हैं धीरे धीरे समझ में आएगा। यहाँ पर 4 हो जाएगा माइनस करने से, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 हो गया, ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रुपीज में निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा अब कितना कंट्रीब्यूशन हम लोग का फॉरगोन होगा वो डिपेंड करता है कि हम लोग एक्स कितना यूनिट बना सकते हैं, वाई कितना यूनिट बना सकते हैं, जेड कितना यूनिट बना सकते हैं। क्या वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, दिया है, 2 पार्ट में दिया है। ये तुम लोग थोड़ा अपना बेसिक सेंस लगा के बोलो, इसमें कॉस्ट का कोई डायरेक्टली उस तरीके से लेना देना नहीं है कि मुझे पहले से पता होना चाहिए। जैसे देखो मार्केट में एक्स का डिमांड है 3000, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2000 है, तो अगर हम लोग एक्स प्रोडक्ट को बनाते हैं तो कितना बना सकते हैं, 3000 बनाएंगे कि 2000 बनाएंगे। मेरा क्वेश्चन समझ में आया, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 2 डेटा दिया है, मार्केट डिमांड और प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें कितना यूनिट एक्स प्रोड्यूस करने को मिलेगा अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो 3000 की 2000। 3000। अगर मेरा कैपेसिटी 2000 है तो हम 3000 तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। अगर मेरे पास एक मशीन है मान लो जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 2000 यूनिट है, क्या हम 3000 यूनिट बना के मार्केट डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे कभी भी? अगर मेरे मशीन का उतना कैपेसिटी नहीं है, मशीन का कैपेसिटी देख लो या कोई भी चीज का, मेरे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर 2000 है तो हम 2000 से ज्यादा तो बना ही नहीं सकते। ठीक है, अगर मेरा कैपेसिटी है हम 2 घंटा पढ़ा सकते हैं, तो 2 घंटे से ज्यादा तुम पढ़ा नहीं पाएंगे ना। तो यहाँ पर हम लोग का म्यूट करो जब हम बोल रहे तो। अच्छा तो देखो यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी, अच्छा तो मेरा बात समझ में आया कि नहीं, मुझे एक चीज बोलो कि मुझे 3000 प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि 2000, क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? चाहे मेरा मन जितना भी हो कि हम 3000 बना के बेच देते तो अच्छा होता, लेकिन मेरा जो कैपेसिटी है वो 2000 ही है, तो हम कैसे 3000 बना सकते, नहीं बना सकते। तो मुझे कितना बनाने को मिलेगा, 2000 बनाने को मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूनिट। ठीक है, यूनिट कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, अच्छा अब फिर से बेसिक सेंस लगा के ही हमें बोलना है कि अगर मेरा Y का डिमांड है मार्केट में 2000 और मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी है 3000, तो हम कितना यूनिट प्रोड्यूस करने का सोचेंगे? बोलो। 3000। 3000। हो जाए। हाँ एक बार बोलो। मैम हम 2000 यूनिट 3000। करेंगे 2000 सही बोल रहे हो। हाँ 2000 का रीजन बोलो। क्योंकि मैम जब मार्केट डिमांड 2000 का है तो हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करके अपना स्टॉक क्यों बढ़ाएं?
हाँ सही बात है। जब मेरा मुझे पता ही है मेरा मार्केट में डिमांड ही है प्रोडक्ट का 2000 यूनिट, तो हम 3000 यूनिट क्यों बनाएं? हम 3000 यूनिट बनाएंगे ही नहीं, मेरा तो बर्बादी है, मेरा लॉस हो जाएगा। मुझे अगर पता ही है कि मैं जितना भी बना क्यों ना लूं मेरा 2000 यूनिट बिकने वाला है, तो हम 2000 ही बनाएंगे, 3000 क्यों बनाए? 1000 यूनिट बनाएंगे, उसमें मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा लगेगा, मेरा मतलब देखो ऑब्वियसली वो स्टॉक के हिसाब से रह सकता है, लेकिन मुझे स्टॉक करने का तो बात बोला नहीं है। मुझे कितना प्रोड्यूस करना चाहिए? तो उसमें मुझे 2000 यूनिट ही प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा बेसिक सेंस लगा के समझना पड़ेगा। ये मतलब तुम लोग बिजनेस कर रहे हो ऐसा सोचो कि तुम लोगों का मार्केट में डिमांड है, अच्छा तो लग रहा है सुन के 3000 यूनिट बिक जाएगा, अब मेरे पास कैपेबिलिटी 2000 यूनिट का ही है, तो फिर क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, 1000 यूनिट नहीं बेच पाएंगे, कब बेचेंगे? और अगर मेरा कैपेसिटी 3000 है लेकिन मेरा मार्केट डिमांड 2000 है, तो हम 2000 यूनिट ही बेचेंगे ना, 2000 यूनिट ही बनाएंगे, उससे ज्यादा क्यों बनाए? एंड सेकेंड क्वेश्चन, मेरा मार्केट में डिमांड है 1000 यूनिट लेकिन मेरा कैपेसिटी 900 यूनिट ही है, तो मुझे कितना प्रोड्यूस करना चाहिए बोलो? 900। 900, ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम लोग देखोगे कि लोअर ऑफ द बोथ हो रहा है, ये दोनों में लोअर कौन सा था? ये दोनों में लोअर कौन सा था? ये दोनों में लोअर कौन सा था? ये था, ठीक है। यानी हमें क्या लेना है? लोअर ऑफ द अबव। लेकिन ऐसा फॉर्मूला करके कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि फॉर्मूला से क्या लेना देना, हम लोग नॉर्मल कंसेप्ट लगा के समझ सकते हैं इस चीज को। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे कि अगर मेरा मुझे क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली मुझे मार्केट डिमांड ही देखना चाहिए, लेकिन अगर मेरा कैपेसिटी मार्केट डिमांड से कम है तो हम क्या कर सकते हैं? हम मेरा जितना कैपेसिटी उतना ही बेचेंगे। और दूसरा मुझे ये भी देखना चाहिए कि मेरा कैपेसिटी क्या है। मेरा कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन डिमांड ही उतना नहीं है, तो जितना है उतना ही प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उससे ज्यादा क्यों प्रोड्यूस करने जाए? तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने कैसे करके लिया? लोअर ऑफ प्रोडक्शन और डिमांड, ये मैंने तुम लोगों को फॉर्मूले के जैसे लिख दिया। मैंने लिखा है लोअर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन और डिमांड में जो कम है हमें वही लेना चाहिए, लेकिन मैंने लॉजिक बताया कि क्यों हमें उतना लेना चाहिए, ठीक है, कि क्यों हमें उतना लेना चाहिए। अच्छा, अब अगर हम लोग एक्स इतना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, वाई इतना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, जेड इतना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन। अच्छा, एक्स अगर एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 4 रुपीज है तो 2000 यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता है एक्स? बोलो बोलो, कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता है? 8000। 8000, करेक्ट। अगर y 1 यूनिट में 3 रुपीज का कंट्रीब्यूशन है तो 2000 यूनिट में कितना कंट्रीब्यूशन देगा? 1 यूनिट में 3, तो 2000 में ज्यादा, 6000, 2000 इंटू 3। और अगर मेरा कंट्रीब्यूशन z का एक यूनिट में 5 रुपीज है तो 900 में कितना हो जाएगा? 4500, ठीक है। हम लोग को फाइंड आउट क्या करने बोला है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर होम। तो मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन देख लिया। अच्छा, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना तुम लोगों के पास अगर जगह है इस टोटल कंट्रीब्यूशन के नीचे ही लिख दो। मेरे यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन कंपेयर करने के लिए हम इस साइड में लिख रहे हैं, तुम लोग को इसके नीचे लिखना है। मेरा बात समझो कि हम ये बोलना चाह रहे हैं प्रेजेंटेशन के तौर पे तुम लोग को यहाँ पर लिखना है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं ताकि इसी क्वेश्चन के अंदर तुम लोगों को बता सके। पेज अगर पीछे हो जाएगा तो मुझे समझाने में दिक्कत होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग एक्स प्रोड्यूस करने का सोचते हैं, अगर हम लोग एक्स प्रोड्यूस करने का सोचेंगे तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन कितना होगा? वाई के लिए 6000, जेड के लिए 4500। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा जो हाईएस्ट है इन दोनों में? तो बोलो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्स का कितना होगा? अभी तो सिखाया था, बोलो। 6000। 6000, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 6000 हो जाएगा, सही है। और अगर हम लोग सोचेंगे कि हम लोग वाई प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग का ये और ये दोनों फॉरगॉन होगा, तो फिर हम लोग का वाई का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हो जाएगा? 8000। 8000। और अगर हम लोग सोचते हैं कि जेड को प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग का ये और ये फॉरगॉन होगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हो जाएगा?
8,000. 8,000, ठीक है। बस इतना ही सिंपल था। हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर कभी भी निकालने के लिए बोले क्वेश्चन में, तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब हो जाएगा कि हम लोग जितना फॉरगोन कर रहे हैं टोटल कंट्रीब्यूशन ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट को प्रोड्यूस ना करके, जैसे एक्स बनाएंगे तो वाई जेड नहीं बनाएंगे, वाई बनाएंगे तो एक्स जेड नहीं बनाएंगे, जेड बनाएंगे तो एक्स वाई नहीं बनाएंगे, ठीक है। बस इतना सा ही पॉइंट है। कैसे करके कैलकुलेट करना है वो तुम लोग को समझ में आना चाहिए, तो तुम लोग कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला क्वेश्चन कर सकते। अच्छा, ये वाला देखो, इसमें क्या बोला है, एम के लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स ए सिंगल प्रोडक्ट एक्स whose सेलिंग प्राइस इज 40। तो ये लोग एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं एक्स जिसका सेलिंग प्राइस है 40 और वेरिएबल कॉस्ट है 60, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। यहाँ पर बोल रहा है if fixed cost for this year are 4,80,000 and the annual sales are 60% margin of safety are at 60% margin of safety। अच्छा, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट बोला है 4,80,000 और जो एनुअल सेल्स है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 60%, ठीक है। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ, सॉरी, एनुअल सेल्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 60% नहीं, एनुअल सेल्स जो है उसमें मतलब सीधा सा बात ये है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का 60% का मतलब अगर 100 रुपीज टोटल सेल है तो उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी है हम लोग का 60, तो ब्रेक इवन सेल्स कितना हो जाएगा 40, ठीक है। क्योंकि टोटल सेल्स में क्या आता है, ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन सेल्स मतलब उतना तक का सेल जहां हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब आफ्टर ब्रेक इवन सेल जितना भी हमारा हो रहा है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, ठीक है। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% है तो ब्रेक इवन सेल 40% होगा। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट करने क्या बोला है, कैलकुलेट द रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल्स। हम लोग को क्या कैलकुलेट करके देना है, रिटर्न कैलकुलेट करके देना है। रिटर्न मतलब जो हम लोग का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। नेट रिटर्न हमें कैलकुलेट करके देना है सेल पे, मतलब बेसिकली नेट रिटर्न डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ये क्वेश्चन ही हमें बोल रहा है रेट ऑफ नेट रिटर्न। रेट का मतलब परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। एज्यूमिंग एन इनकम टैक्स लेवल ऑफ 40%, बोल रहा है कि जो भी इनकम होता है उसमें इनकम टैक्स देना पड़ता है 40%, मतलब अगर 100 रुपीज का अर्निंग करते हैं तो 40 रुपीज का इनकम टैक्स देते हैं, तो नेट रिटर्न आता है 60। मतलब हम लोग यहाँ पर जो रिटर्न निकालेंगे ना उसमें से टैक्स को भी लेस कर देंगे, ठीक है। टैक्स लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हम लोग चेक करेंगे कि सेल के ऊपर कितना हो रहा है, और हम लोग उससे कैलकुलेट कर लेंगे नेट रिटर्न। अच्छा, देखो अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे तो सबसे पहले क्या क्या चाहिए वो सोचो। मैंने अभी तुम लोग को बोला कि हम लोग को चाहिए नेट रिटर्न और डिवाइडेड बाय सेल्स, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम देखो क्या है, रिटर्न तो निकालेंगे क्या, पहले तो हमें सेल्स ही नहीं पता। पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी सेल नहीं पता। सेलिंग प्राइस 1 यूनिट का जरूर पता है लेकिन टोटल सेल्स तो नहीं पता, ठीक है। और रिटर्न का परसेंटेज तो मुझे निकालने बोला है, तो हम रिटर्न भी नहीं निकाल सकते क्योंकि क्वेश्चन में तो वही निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें टोटल सेल्स मिल जाए कम से कम, ठीक है। तो टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। अभी अभी मैंने बोला ब्रेक इवन सेल्स का मतलब जब तक हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस है, और उसके बाद जो भी हमारा स्टार्ट हो रहा है दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कंबाइन करने से टोटल सेल आता है, जिसका हिंट्स थोड़ा सा हमें यहाँ जरूर दिया है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 60% है, तो ब्रेक इवन सेल्स कितना होगा, बाकी 40%। हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं इससे कैलकुलेट करने का कि हम लोग का ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो सकता है, ठीक है। तो चलो देखो कैसे कैलकुलेट होगा। हमारे पास ना पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का डेटा है, तो चलो हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। इलास्ट्रेशन 11, एक बार म्यूट कर लो ना, जब कुछ बोलोगे तब अनम्यूट करो, नहीं तो ना आवाज आएगी। सॉरी मैम, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जस्ट म्यूट कर लो, हो जाए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं, देखो पहला वाला क्वेश्चन करें, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, 40 माइनस 60, ठीक है। 40 माइनस 60 मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है हम लोग का 24 रुपीज 24 पर यूनिट, ठीक है। ये हम लोग का कंट्रीब्यूशन आ गया। अच्छा, क्या इससे हम लोग बीईपी सेल्स निकाल सकते हैं,
क्या इससे हम लोग बीईपी सेल्स निकाल सकते हैं। बीईपी को अगर हम लोग रुपीज में निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करने से ही तो आंसर आएगा, है ना। ये सब फॉर्मूला हम लोगों ने पहले किया हुआ है, ठीक है। तो वहां से ही हम बता रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो होने से बीपी आता है। अच्छा, अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का कितना है 4,80,000 और पीवी रेशियो निकालो। अभी अभी तो पता चला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, आज हम लोगों ने जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन किया वहां पर तो हर जगह पे पीवी रेशियो ही चेक करते गए। फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है 24, सेल कितना है 40 इंटू 100, ये करने से पीवी रेशियो आ जाएगा। अब चेक करके देखते कितना हो रहा है, 24 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, तो ये हम लोग का 60% हो गया, ठीक है। तो रुपीज 4,80,000 डिवाइडेड बाय 60%, देखते कितना आता है। %60 लगाएंगे, तो ये हो गया 8 लाख, ठीक है। तो 8 लाख हम लोग का क्या हो गया, 8 लाख हम लोग का हो जाएगा ब्रेक इवन सेल्स, रुपीज में आ गया, ठीक है। 8 लाख हम लोग का ब्रेक इवन सेल्स आ गया। अच्छा, अब हम लोग निकाल लेते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, या फिर इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि हम लोग का एक्चुअल सेल्स कितना होगा, ठीक है। एक्चुअल सेल्स या फिर टोटल सेल्स, एक्चुअल सेल्स और टोटल सेल्स इक्वल टू कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग का जो बीपी सेल आया ये आया है 8 लाख, ठीक है। अच्छा, अब ये इक्विवेलेंट टू कितना है बोल सकते हो, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरा क्या बोला है, एनुअल सेल्स आर एट 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एनुअल सेल्स ऐसा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% है, तो बीपी कितना है, क्वेश्चन में तो गिवन है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरा, ये देखो क्वेश्चन में एक पॉइंट और भी गिवन है इसके अलावा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मेरा 60% है तो बीपी मेरा कितना होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के ही तो 100% होना चाहिए, तो बीपी मेरा हो जाएगा 100 माइनस 60 यानी कि 40%। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 8 लाख जो है वो 40% को डिनोट करता है। 8 लाख अगर 40% को डिनोट करता है तो 100% कितना होगा, यानी वही तो मेरा आ जाएगा टोटल सेल्स। अब चेक करो, 8 लाख डिवाइडेड बाय 40% इंटू 100%, 20 लाख, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का सेल्स जो है, टोटल सेल्स निकल के आ गया कितना 20 लाख। टोटल सेल्स हम लोग का कितना निकल के आ गया 20 लाख। ऐसे करके इजीली हो गया, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स निकाल के हम लोगों ने कर लिया, एक्चुअल सेल्स हम लोग का आ गया 20 लाख। अब क्वेश्चन में हमें पूछा क्या था, क्वेश्चन में हमें बोला था कि रिटर्न निकाल के बताओ, ठीक है। चलो सेल्स मिल गया, अब हम लोग रिटर्न कैसे निकालेंगे, यहाँ पर रिटर्न के लिए पहले रिटर्न पता करना पड़ेगा। रिटर्न कैसे पता करेंगे, मतलब प्रॉफिट पता करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता करना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, अगर हम लोग सेल से कॉस्ट को लेस करेंगे तो हमें प्रॉफिट पता चलेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट रिटर्न। नेट रिटर्न का कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो ये तो देखो नॉर्मल अकाउंट्स या तुम लोग बोल सकते हो एफएम जैसा ही पार्ट हो गया। बाकी यहाँ पर कॉस्ट का कोई वैसा खास लेना देना नहीं है रिटर्न निकालने में। ये देखो सेल्स वैल्यू जो है ये हम लोग का कितना है 20 लाख। इससे लेस करेंगे सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें यही वाला स्टेटमेंट फॉलो करना पड़ता है, पहले वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग को बोला है 16 पर यूनिट करके। अच्छा, अब यहाँ पर ना हमें यूनिट निकाल लेने से बेटर होगा, नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, मेरा अगर एक्चुअल सेल्स है 20 लाख तो कितना यूनिट सेल हो रहा है बोल सकते हो, जबकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट मुझे गिवन है 40 रुपीज पर यूनिट। अगर मेरा टोटल सेल वैल्यू 20 लाख है तो मैंने कितना यूनिट सेल किया होगा, मतलब सेल्स वॉल्यूम बोलो कितना है, बोलो सेल्स वॉल्यूम कितना है। अगर 20 लाख का टोटल सेल किया है, एक यूनिट सेल करने से 40 रुपीज मिलता है, तो कितना यूनिट सेल किया होगा, ये तो 1 2 3 वाला सवाल हो गया। अगर हाँ डिवाइड करने से ही तो पता चलेगा, यहाँ पर डिवाइड करना, हाँ 50,000 सही बोल रहे हो, 50,000 डिवाइडेड बाय रुपीज
40, ठीक है। अगर हम बोले कि मैंने 100 रुपए का सेल किया है पेन, और एक पेन हम बेचते हैं 5 रुपए में, तो मैंने कितना पेन बेचा है तो तुम लोग नहीं बोल पाओगे। 20 पेन बेचा होगा, तभी तो 5 into 20 करके 100 रुपीज मिला है। तो 20 लाख का सेल किया है, एक यूनिट सेल करने से 40 रुपीज मिलता है, ठीक है। तो कितना यूनिट बेचा होगा, 20 लाख डिवाइडेड बाय 40 करने से जितना आएगा, जो कि है 50,000 यूनिट, ठीक है। अभी अचानक से मैंने यूनिट क्यों निकाला, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं कैलकुलेट कर पा रहे। हाँ, और एक तरीका भी है, कैलकुलेट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि यूनिट ही निकाले, और एक तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मेरा पीवी रेशियो 60% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा बोलो। अगर मेरा पीवी रेशियो 60% है तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट के साथ सेल्स का रेशियो कितना परसेंट होगा बोलो। तो तुम लोग भूल कैसे जा रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स, और यहाँ पर ये देखो मेरा कंट्रीब्यूशन अगर कितना है, ये क्या है, कंट्रीब्यूशन 24 है, ठीक है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि 60% जो आया ना, तो 60% का मतलब क्या है, 60 मेरा कंट्रीब्यूशन है, सेल्स मेरा 100 है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, ये तो मैंने पहले दिन ही बताया, बोलो कितना होगा, 40, ठीक है। तो 40% नहीं होगा, अगर मेरा पीवी रेशियो 60% है तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो तो 40% होगा। तो तुम लोग देखो, दोनों तरीके से निकाल के देखो, सेम आंसर आएगा। अगर तुम लोग ऐसे निकालते हो कि 50,000 यूनिट हम लोगों ने सेल किया है और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 16 रुपीज पर यूनिट करके, तो कितना आंसर आएगा, 8 लाख, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिखाते हैं। और एक क्या ऑप्शन हो सकता है कि 20 लाख का अगर तुम लोग कर लोगे 40%, तो भी तो तुम लोगों का 8 लाख ही आएगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज 40% मेरा क्या है, 40% है मेरा सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो, ठीक है। सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट के साथ सेल का रेशियो। अब ये मैंने कैसे निकाल लिया, तो एकदम फर्स्ट दिन ही मैंने बताया था कि अगर 60% मेरा पीवी रेशियो है तो 40% मेरा वेरिएबल कॉस्ट होगा। और वो क्यों हो रहा है, मैंने अभी अभी तुम लोग को फिर से बताया, रोज बताते हैं और तुम लोग भूल जाते हो। ये देखो वेरिएबल कॉस्ट और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन हो गया 60, तो वेरिएबल कॉस्ट 40 होगा। तो मुझे निकालना है वेरिएबल कॉस्ट के साथ सेल्स का रेशियो, तो 40/100, और अगर परसेंटेज में निकालोगे तो 40% हो जाएगा। सिंपल सा तरीका। अब जैसा करना चाहो, अगर परसेंटेज लगा लोगे तो इस वॉल्यूम को निकालना नहीं पड़ेगा, और अगर वॉल्यूम निकाल रहे हो तो वॉल्यूम से भी कर सकते हो, जैसा ठीक लगे। माइनस करने से हम लोग का आ जाएगा 12 लाख। ये हम लोग का आ गया कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद तुम लोग को यहाँ से लेस करना पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट। क्या ऐसे ही प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें वेरिएबल कॉस्ट लेस करके कंट्रीब्यूशन दिखाना जरूरी होता है, उसी के बाद ही हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का कितना है 4,80,000, माइनस कर देते हैं 4,80,000, तो कितना आएगा 7,20,000। ये हम लोग का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, ठीक है, प्रॉफिट। लेकिन हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स बोला है इसीलिए मैंने लिखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 40% टैक्स है, लेस कर देते हैं टैक्स एट द रेट ऑफ 40%, तो कितना हो जाएगा 7,20,000 का 40%, 2,88,000, ठीक है। 2,88,000 माइनस करने से हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 4,32,000। 4,32,000 ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर नेट रिटर्न बोल सकते हैं, नेट रिटर्न, ठीक है। नेट रिटर्न या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमें बोला है कि इसका परसेंटेज निकालो, तो निकाल लेंगे। रेट ऑफ नेट रिटर्न बोला है, तो लिखते हैं यहाँ पर रेट ऑफ नेट रिटर्न 4,32,000, ये हो गया रिटर्न का वैल्यू। हमें सेल्स के ऊपर निकालना था, तो 20 लाख सेल्स इंटू 100,
कितना होगा देखो, 21.6% आ रहा है, 21.6%। ठीक है, यही फाइंड आउट करने बोला था कि रेट ऑफ रिटर्न बताओ कितना होगा। तो रेट ऑफ रिटर्न निकल गया, क्योंकि यहाँ पर टैक्स भी था तो हम लोगों ने टैक्स भी लेस कर दिया। अब इसी में सेकेंड पार्ट भी है, बोला है कि फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज प्रपोज टू ऐड अनदर प्रोडक्ट लाइन वाई। ठीक है, पहले तो ये लोग ओनली एक ही प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बेचते थे वाई, अभी ये सोच रहे हैं कि दूसरा और एक प्रोडक्ट भी एड ऑन करेंगे वाई, हुज सेलिंग प्राइस वुड बी 50 पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट 10। जिसका सेलिंग प्राइस होगा 50 रुपीज और वेरिएबल कॉस्ट होगा 10। The total fixed costs are estimated at 6,66,600। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब X एंड Y दोनों प्रोडक्ट को बनाने में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा 6,66,600। सेल्स मिक्स वैल्यूज ऑफ X एंड Y वुड बी, मतलब X और Y कितना कितना रेशियो में बनेगा, 7:3 रेशियो में X और Y बनेगा। अगर X 7 यूनिट बनता है तो Y जो है वो 3 यूनिट बनेगा। डिटरमाइन एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स नेक्स्ट ईयर वुड एनके लिमिटेड ब्रेक इवन, मतलब तो अगर X के साथ Y प्रोडक्ट भी एड ऑन हो जाता है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि बोला है, तो नेक्स्ट ईयर इनका ब्रेक इवन सेल्स क्या होगा, क्योंकि पहले तो ब्रेक इवन सेल्स X प्रोडक्ट के लिए हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन अगर ये लोग दो प्रोडक्ट बनाते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट अगर चेंज हो जाता है, देखो जब पहले एक प्रोडक्ट बनाता था तो फिक्स्ड कॉस्ट ये था, उसके हिसाब से हम लोगों ने ब्रेक इवन निकाला था। अब अगर X के साथ Y भी हो जाएगा तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट बता दिया है, पूछ रहा है कि बोलो ब्रेक इवन क्या होगा। तो क्योंकि दो प्रोडक्ट है, तो दो प्रोडक्ट जब आ जाता है तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वैसे तो सेम ही रहेगा, ये देखो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो ही होता है, लेकिन कॉम्पोजिट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो और एक फॉर्मूला भी होता है ना, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर वो करोगे तो तुम लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट का जो है यूनिट मिल जाएगा। जैसे देखो ये 8 लाख का सेल हुआ है, एक यूनिट हम लोग कितना करके सेल करते हैं, अच्छा देखो यहाँ पर जो 8 लाख का सेल हुआ है, कहाँ चला गया, देखो यहाँ पर जो 8 लाख का सेल हुआ है, वो एक एक यूनिट हम लोग का कितना करके सेल हुआ है, 40 रुपीज करके, है ना। तो अगर तुम लोग 8 लाख डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा कितना यूनिट सेल हुआ, 20,000 यूनिट सेल हुआ है। लेकिन इसको हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, कैसे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करने से यही वाला आंसर आना चाहिए, और आ भी रहा है। देखो 24 इंटू 2 करने से 48 आता है, तो 20,000। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम लोग को पता है। तो हम लोग को क्या करना है, कॉम्पोजिट बीपी निकालना पड़ेगा। ठीक है, दो प्रोडक्ट के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, कॉम्पोजिट बीपी, तो वो निकालेंगे। और दूसरा हमें पूछा है गिव सेपरेटली फॉर बोथ एक्स एंड वाई द ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज एंड क्वांटिटी, और एक्स प्रोडक्ट का ब्रेक इवन सेल्स सेपरेटली बताना है क्वांटिटी एंड रुपीज में, और वाई प्रोडक्ट का भी क्वांटिटी एंड रुपीज में बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे करके होगा, और ये वाला हम लोगों ने इस पे एक दो क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, आज और एक क्वेश्चन हमें मिल रहा है। तो पहले हम लोग निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, प्रोडक्ट हम लोग का एक्स था, उसके साथ वाई भी एड ऑन हो गया। अच्छा, सेलिंग प्राइस लिखते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, एक्स प्रोडक्ट का कितना है, एक्स प्रोडक्ट का है 40 और वाई का हो जाएगा 50। ये सब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 40 और 50। अच्छा, यहां से लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट है हम लोग का 16 और ये वाला है 10। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 16 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 10। ठीक है, अच्छा अब अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये हो गया 24 रुपीज और ये हो जाएगा 40 रुपीज। ठीक है, अच्छा अब सेल्स रेशियो, क्योंकि ये दो प्रोडक्ट कितना कितना हम लोग बना रहे हैं वो भी हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सेल्स रेशियो है हम लोग का 7:3, 7:3। अच्छा, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉम्पोजिट बीपी। ठीक है, कॉम्पोजिट का मतलब मोर देन वन प्रोडक्ट होने से हमें कॉम्पोजिट बीपी निकालना पड़ता है। तो कैसे निकलता है, फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो दोनों प्रोडक्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों प्रोडक्ट का बनाने का फिक्स्ड कॉस्ट है 6,66,600, 6,66,600, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन। ये कैसे निकाला जाता है, देखो ये मैंने तुम लोग को सिखाया था, एक बार फिर से बोल देते हैं। हम लोग पहले निकालेंगे कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट एक्स, ठीक है, और उसके बाद निकालेंगे कंट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट वाई। लेकिन कैसे निकलता है वो भी बता देते हैं। ये देखो यहाँ पर रेशियो क्या है 7:3, ठीक है। तो ये तो हम लोग का क्वांटिटी है, तो कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट के लिए है 24, ठीक है। और यहाँ पर देखो हम लोग सेल्स रेशियो हम लोग का क्या है, एक्स के केस में है 7/10, मतलब प्रोडक्शन रेशियो या फिर सेल्स रेशियो जो भी बोलो, और ये है हम लोग का 3/10, ठीक है। मतलब अगर 10 यूनिट टोटल प्रोडक्ट होता है, उसमें से 7 यूनिट एक्स होता है और 3 यूनिट वाई होता है, इनटू अब इसमें कितना करेंगे 24, ये कंट्रीब्यूशन लगाना पड़ेगा। मतलब अगर 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन 24 है तो 7 यूनिट का क्या होगा, ऐसे करके निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका रेस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन, यानी कि 40। अब चेक करते हैं कितना आ रहा है, 7/10 इंटू 24, तो ये हम लोग का आ रहा है 16.8, और 3/10 इंटू 40, तो ये हम लोग का आ रहा है 12, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसका टोटल कर लेंगे तो हमें कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन 16.8 प्लस 12 दोनों का मिला के कंबाइन करके, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हम लोग का आ गया 28.8, तो 6,66,600 डिवाइडेड बाई 28.8, 6,66,600 डिवाइडेड बाई 28.8, तो ये हम लोग का आ रहा है, देखते कितना आ रहा है 23,145, 23,145.83 यूनिट, 0.83 आया था शायद, देख लेते हैं, हाँ 0.83 यूनिट, ठीक है। इतना यूनिट जो है हम लोग बनाने पे ब्रेक इवन में पहुंच सकते हैं। कॉम्पोजिट के केस में कैसे निकाला जाता है, सेल्स रेशियो के बेसिस पे निकाला जाता है, कि अगर 10 यूनिट पे 7 यूनिट बनाएंगे, एक यूनिट में 24 का कंट्रीब्यूशन है, तो 7 यूनिट में कितना होगा, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये देखो हम लोगों ने बीपी तो निकाल लिया, पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। ब्रेक इवन सेल्स कितना होगा नेक्स्ट ईयर जब हम लोग एक्स के साथ साथ वाई भी बनाएंगे, तो ब्रेक इवन यूनिट निकाल लिया है हम लोगों ने, कितना होगा। अच्छा, और अगर हमें ब्रेक इवन सेल्स निकालना है तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रुपीज से, लेकिन उसके लिए हमें दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल यूनिट का तो हमारे पास कोई सेलिंग प्राइस नहीं है, इसमें तो एक्स और वाई दोनों इंक्लूड है। तो अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट ही निकाल सकते हैं, इससे ब्रेक इवन सेल्स नहीं निकल सकता है। अब हमें बोला है सेपरेटली एक्स और वाई का ब्रेक इवन सेल्स और ब्रेक इवन यूनिट निकालने बोला है, वो हम लोग कर सकते हैं। देखो कैसे होगा, यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट फॉर एक्स कितना हो जाएगा, टोटल ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया 23,145, 23,145.83 इंटू 7/10, वही सेल्स रेशियो में करेंगे, ठीक है। और बीपी फॉर वाई, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 23,145.83 इंटू 3/10, ठीक है, इंटू 3/10। अब इसमें चेक करते हैं, डिवाइडेड बाई 10 जितना भी आ रहा है, इसमें इंटू 7 करेंगे एक बार, तो कितना आ जाता है 16,202, 16,202 लिखते हैं यहाँ, 16,202 इतना ले लिया मैंने, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे और इनटू अगर 3 कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6943.75, 6943.75। ये हम लोग का क्या आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट, इतना यूनिट, ठीक है। एक्स प्रोडक्ट इतना यूनिट और वाई प्रोडक्ट इतना यूनिट जो है प्रोड्यूस होने पे ब्रेक इवन होगा। अब इनका ब्रेक इवन सेल्स का वैल्यू भी निकालेंगे, तो इसका ब्रेक इवन सेल्स कितना हो जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स यानी रुपीस में निकालना पड़ेगा, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका है, 16,202 और यहाँ पर 69,443.75 इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट,
तो एक्स का सेलिंग प्राइस कितना था 40 रुपीज करके और वाई का कितना था 50, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 40, ये मल्टीप्लाइड बाई 50। हम पहले ये 50 वाला ही कर लेते हैं, यही मुझे कैलकुलेटर पे दिख रहा है डेटा। 3,47,187.5, 3,47,187.5 और एक ये वाला हो जाएगा 16,202 इंटू 40, 6,48,080। ठीक है, ये हम लोग का ब्रेक इवन सेल्स निकल गया। तो हमें दोनों प्रोडक्ट का इंडिविजुअली ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन सेल्स निकालने बोला था, हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, और ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले जो सीखा था उसी के बेसिस पे निकाला, आज एक बार मैंने फिर से बोल दिया। इसका लेकिन और एक ऑल्टरनेट वे भी है फाइंड आउट करने का। मैंने तो तुम लोग को यही वाला सिखाया था कि सेल्स रेशियो से कॉम्पोजिट बीपी कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन निकालो, उसके बाद उससे कॉम्पोजिट बीपी निकालो, फिर उसको अगर सेल्स रेशियो में डिवाइड करोगे तो तुम लोगों को इंडिविजुअल बीपी मिल जाएगा, उससे तुम लोग इंडिविजुअल बीईएस निकाल सकते हो। और एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मैंने पहले नहीं बोला है, अभी बोल रहे थे। देखो, ऑल्टरनेट तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, वो भी हम बता देते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑल्टरनेट तरीका जो है वो कैसे होगा, लिखो बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग fixed cost on composite contribution ratio। ठीक है, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ऑन कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन रेशियो। हम बताते हैं कैसे होगा। जैसे कि देखो, हम लोग पहले क्या करेंगे, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में गिवन है, देखो 6,66,600, 6,66,600 ये गिवन है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, एक्स और वाई में। ठीक है, और कौन से रेशियो में करेंगे, कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन रेशियो में करेंगे। देखो मैंने लिखा हुआ ही है फिक्स्ड कॉस्ट ऑन कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6,66,600 इंटू 6,66,600 इंटू। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हम लोग का कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन आया कितना था। अच्छा, अब हमें ना यहाँ पर और एक पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, अच्छा कहाँ लिखे, इसके नीचे ही लिख देते हैं ना। ठीक है, ये ऑल्टरनेट वे के लिए होगा। ठीक है, ये वाला लिख देते हैं, ऑल्टरनेट तरीके के लिए हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कंट्रीब्यूशन इन सेल्स रेशियो। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन इन सेल्स रेशियो। जैसे 1 यूनिट के लिए है 24, तो 7 यूनिट के लिए कितना होगा, तो 24 इंटू 7 करो, 168 हो जाएगा। और 41 यूनिट के लिए, 3 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 120। मतलब अगर हम लोग ऑल्टरनेट वाला तरीका ले रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो निकल रहा है, अगर हम लोग 7 यूनिट एक्स बेचते हैं, क्योंकि सेल्स रेशियो क्या बोला है 7:3, यानी 7 यूनिट एक्स और 3 यूनिट वाई रेशियो के हिसाब से। तो 1 यूनिट पे अगर 24 का कंट्रीब्यूशन है तो 7 यूनिट में कितना होगा, 24 इंटू 7। 1 यूनिट में अगर 40 रुपीज का है तो 3 यूनिट में कितना होगा, 40 इंटू 3 120 हो गया। अब इस रेशियो में हमें इस फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब हम लोग कैसे करेंगे, ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गया इंटू, देखो ये कितना है 168 और 120, ये दोनों को ऐड करने से आता है 288। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 288 रेशियो का टोटल। और यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 168 और यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 120। देखो कितना आता है, 6,66,600 इंटू 168 डिवाइडेड बाई 288। तो ये हम लोग का आ रहा है 3,88,850। और ये कितना आएगा, 6,66,600 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 288। तो ये हम लोग का आ रहा है 2,77,750। ये क्या आ गया, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का डिवीजन आ गया, क्योंकि ये क्या था,
6,66,600 फिक्स्ड कॉस्ट था। इसको अगर हम लोग रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या किया, एक्स का फिक्स्ड कॉस्ट और वाई का फिक्स्ड कॉस्ट अलग कर लिया। कैसे, सेल्स रेशियो में, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट अगर हमें पता है तो हम लोग बीपी कैसे निकाल सकते हैं, बीपी का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि ये वाला निकल के आया, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब एक्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, 24, तो डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 24, ठीक है। बीपी निकल जाएगा यूनिट में, और यहाँ पर भी सेम तरीके से निकलेगा 2,77,750 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 40, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 40, ठीक है। यहाँ पर लिख लिया मैंने 40। अब क्योंकि मेरा यहाँ पर पहले ये लिखा हुआ है तो हम डिवाइडेड बाय 40 कर लेते हैं, तो कितना आ गया 6943.75 वाई प्रोडक्ट का बीपी इन यूनिट। और यहाँ पर देखो वाई प्रोडक्ट का बीपी इन यूनिट सेम आया था 6943.75। मैंने बोला ना सेम ही आंसर आएगा, तुम लोग कैसे भी कर लो। और इसमें 388,850 डिवाइडेड बाय 24, तो ये हो रहा है हम लोग का कुछ इतना 16202 यूनिट, ठीक है। ये भी यूनिट हो गया, ये भी यूनिट हो गया, और दोनों यूनिट हम लोग का प्रीवियस यूनिट से बिल्कुल मैच होता है। ये देखो, ऐसे करने से भी होगा, ऐसे करने से भी होगा। अब ब्रेक इवन सेल्स और नहीं निकाल रहे, ऑल्टरनेट वे में ब्रेक इवन सेल्स भी तो सेम तरीके से निकालोगे। इस यूनिट में मल्टीप्लाई करना है 40, इस यूनिट में मल्टीप्लाई करना है 50। दोनों तरीका सही है, तुम लोगों को जो ठीक लगे कर सकते हो। आज जो मैंने नया वाला मेथड बोला उसमें मैंने क्या बोला कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, जो भी मोर देन वन प्रोडक्ट में हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि एक्स का फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो रहा है, फिर वाई का कितना हो रहा है, उसको प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करने के लिए हमें क्या रेशियो चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन रेशियो चाहिए, ठीक है। तो कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन रेशियो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये देखो हम लोग पहले कंट्रीब्यूशन यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग का कितना आ रहा है, सेल्स अगर हम लोग का सेल्स रेशियो है 7 और 3 और कंट्रीब्यूशन है 24, तो 1 यूनिट के लिए ये देखो, ये भी तो कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन ही है ना, 7 × 24 ये क्या आ गया कंट्रीब्यूशन, और 40 × 3 ये भी क्या आ गया कंट्रीब्यूशन। वही तो हम लोग निकाल रहे हैं, 7 × 24 ही तो हम लोगों ने यहाँ किया, और यहाँ पर 40 × 3 किया, और नीचे तो दोनों जगह पे 10 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन इन सेल्स रेशियो निकाल लिया। फिर उससे फिक्स्ड कॉस्ट को स्प्लिट कर लिया, और उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करने से भी हमें बीपी मिल जाता है। मोर देन वन प्रोडक्ट के केस में हम लोग इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मुझे लगा कि एक बार बता देते, बोल दिया। अगर तुम लोग को इसमें हैबिट हो गया है क्योंकि तुम लोग 2-3 क्वेश्चन इस पे कर चुके हो, तो ये भी कर सकते हो। तो देखो ये क्वेश्चन में हमें जो भी पूछा था हम लोगों ने आंसर दे दिया कि ब्रेक इवन सेल्स इंडिविजुअली दोनों प्रोडक्ट का क्या होगा, क्वांटिटीज क्या होगा, और जो है ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा। तो 2 वाला पॉइंट भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोला है, देखो। अच्छा, इसमें ये काफी बड़ा है, ये टाइम लगेगा अभी करने में, कुछ और देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 12, 13 तक किया था, यहाँ पर हम लोग 14th नंबर से करेंगे। देखो 14th नंबर वाला ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें क्या बोला है, a company has 3 factories situated in north, east, south with its देखो बोल रहा है a company has 3 factories situated in north, east, south with its head office in मुंबई। तो मुंबई में हेड ऑफिस है और बाकी इसके जो ब्रांचेस है, फैक्ट्रीज है, वो कहाँ पर है, नॉर्थ में है, मुंबई के नॉर्थ, ईस्ट और साउथ में है, ठीक है। अच्छा, और द मैनेजमेंट हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग समरी रिपोर्ट ऑन द ऑपरेशंस ऑफ ईच फैक्ट्री फॉर ए पीरियड, ठीक है। तो नॉर्थ, ईस्ट और साउथ ये 3 जगह पे जो फैक्ट्री लगे हुए हैं उसका एक समरी रिपोर्ट जो है मैनेजमेंट ने दिया है। क्या दिया है, बोल रहा है कि सेल्स का रिपोर्ट क्या है। देखो इन्होंने सोचा था इनका एक्चुअल सेल्स नॉर्थ सेक्शन में हुआ है 1100, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव में 400 दिख रहा है, मतलब इन्होंने जो सोचा था उससे कम सेल हुआ है। क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ओवर और अंडर बजट। अंडर बजट होगा तो ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और ओवर बजट होगा तो बिना ब्रैकेट में रहेगा। मतलब इन्होंने जितना सोचा था उससे कम सेल हुआ है। अंडर बजट का मतलब क्या है, जितना सोचा था उससे कम सेल हुआ है, उसी को तो हम लोग बोलेंगे अंडर बजट, ठीक है। तो इन्होंने सोचा था कि इनका सेल होने वाला है कितना। अब हाँ, ये मुझे बताओ कि अगर इनका एक्चुअली 1100 का सेल हुआ है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि जो सोचा था उससे 400 यूनिट कम हुआ है, तो एक्चुअली इन्होंने कितने का बजट बनाया था कि मेरा इतना सेल हो सकता है, बोल सकते हो? बोलो। यहाँ पर मैंने बोला कि इन्होंने 1100 का सेल किया है, लेकिन इनका बोल रहे हैं कि मैंने जो सोचा था उससे 400 यूनिट कम सेल हुआ है। अंडर बजट का मतलब 400 यूनिट कम सेल हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ कि फिर इनका बजट कितना था, मतलब कितना सेल करने का इन्होंने सोचा था। 1500। हाँ, तो इन्होंने सोचा होगा कि हम लोग कितना बेचेंगे 1500, लेकिन इन्होंने बेचा 1100, तो ही तो बोल रहे हैं कि 400 कम बेचा है, ठीक है। अच्छा, अब ईस्ट वाले का देखो, यहाँ पर बोल रहा है इन्होंने सोचा, इन्होंने बेचा है 1450, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने जो सोचा उससे 150 ज्यादा बेचा है, तो इनका बजट कितना रहा होगा। क्योंकि पॉजिटिव में दिया हुआ है तो ओवर बजट हुआ, जो सोचा उससे ज्यादा सेल कर दिया 150, तो इनका बजट कितना रहा होगा। 9600 না অ্যাড করলে তো বেড়ে যাচ্ছে, অ্যাড তো হবে না, এটা তো বলছে এমনিতেই বেশি 150 ইউনিট বেশি বিক্রি করেছে, যত বিক্রি করেছে তাতে 150 ইউনিট বেশি হয়েছে, তাহলে কতটা বিক্রি করার কথা ভেবেছিল, কম নিশ্চয়ই। तो 1300। माइनस माइनस करना पड़ेगा ना, ये देखो, हाँ 1300, 1450 और 150 मतलब हो जाएगा 1300। देखो ये है ओवर, मतलब क्या, पॉजिटिव। ओवर बजट मतलब पॉजिटिव। हम लोगों ने जो भी बेचा है 150 ज्यादा बेचा है, तो कितना बेचने का सोचा था 1300, लेकिन हम लोगों ने बेचा कितना 1450, तो ही बोल रहे हैं कि 150 ज्यादा बेचा, ठीक है। अच्छा, सेम तरीके से देखो, साउथ में जो है फैक्ट्री, वहां पर 1200 यूनिट एक्चुअली में सेल हुआ है, और बोल रहे हैं कि 200 यूनिट कम बेचे, जो सोचा था। बेचा है 1200 बेचा है, लेकिन बोल रहे हैं कि 200 तो कम बिका जो सोचे थे, तो कितना सोचे थे बेचने का। कितना सोचे थे बेचने का, बोलो। पहले वाला जैसे ही बोलो। 1000। 1400। 1000 তো হবে না। এখানে তো বলছে যে আমরা 200 কম বিক্রি করেছি, আমরা 1200 বিক্রি ঠিকই করেছি কিন্তু 200 কম করেছি, তাহলে কত বিক্রি করার কথা ভেবেছিলাম, 1000 তো আমি বিক্রি করার কথা ভাবতেই পারবো না। 14,000। हाँ, तो 1400 होगा ना। 1400 हम लोगों ने सोचा होगा बेचने का, जिसमें से 1200 तो बेच ही दिए, लेकिन तब भी बोल रहे 200 कम बेचे, तो फिर 14 का ही सोचा होगा, ठीक है। ये तो पहले वाला जैसा ही हुआ ना, तो यहाँ पर ये बोला है। अच्छा, अब देखो, क्योंकि कम ज्यादा बेचे हैं तो प्रॉफिट में भी हमारा जो सोचे थे उससे कम ज्यादा हो गया। देखो, हम लोग यहाँ पर जितना सोचे थे बेचने का उससे कम बेचे हैं, अंडर बजट मतलब कम बेचे हैं, इसीलिए प्रॉफिट हुआ है 135, लेकिन प्रॉफिट 180 कम हुआ है, ठीक है। तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है, हम लोग बोल रहे जो भी प्रॉफिट हुआ है हम लोग का 180 कम हुआ है, तो कितना प्रॉफिट का सोचे थे, बोल सकते हो। 315। हाँ, ऐड करने से जितना होगा, ठीक है, ऐड करने से जितना होगा 135 प्लस 180, हाँ 315। सेम तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ज्यादा बेचा है, तो हम लोगों का 210 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो भी प्रॉफिट होना चाहिए तो उससे 90 रुपीज प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। वो तो होगा ही, क्योंकि हम लोगों ने जितना सोचा था उससे 150 यूनिट ज्यादा बेचा है, तो प्रॉफिट इसीलिए ज्यादा हुआ है। कितना ज्यादा हुआ है, 90 रुपीज ज्यादा हुआ है, तो हम लोगों ने कितना प्रॉफिट का सोचा होगा। 190। हाँ, माइनस करो,
120 का प्रॉफिट हम लोगों ने सोचा होगा। और ये साउथ वाले में सेम वैसा ही होगा जैसे हम लोगों ने नॉर्थ वाले में देखा कि हम लोगों का 330 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं हमारा प्रॉफिट 110 से कम है। हम लोगों ने ज्यादा प्रॉफिट का सोचा था। कितना प्रॉफिट का सोचा था? 440। ये हम लोग का बजटेड प्रॉफिट है। चलो अब हमें बोला गया है कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट फॉर ईच फैक्ट्री, मतलब नॉर्थ ईस्ट और साउथ तीनों फैक्ट्री के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? फिक्स्ड कॉस्ट और ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट और ब्रेक इवन सेल्स हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं बीपी इन यूनिट। फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होना चाहिए। अच्छा एक सेकेंड, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, पहले हम लोग पीवी रेशियो निकालें। फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही नहीं मेरे पास। अच्छा चलो, ये नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, मुझे निकालना पड़ेगा सबसे पहले पीवी रेशियो, वो हम निकाल सकते हैं। अच्छा पीवी रेशियो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं नॉर्थ के लिए पीवी रेशियो। अच्छा क्यों ना ऐसे कर ले तो मेरा जल्दी होगा। पीवी रेशियो लिख लिया मैंने नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पर लिख दिया मैंने साउथ। ठीक है, अच्छा पीवी रेशियो को यहाँ पर हम लोग कौन से फॉर्मूले से देख सकते हैं? देखो यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम बताते हैं क्यों। चेंज इन प्रॉफिट, दो फॉर्मूला होता है, एक होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, एक होता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल इनटू 100। ये हम लोग तब करते हैं जब हमें 2 पीरियड का डेटा दिया हुआ रहता है। यहाँ पर भले पीरियड 2 नहीं है, मतलब 2 इयर्स या 2 मंथ्स नहीं है, लेकिन 2 सिचुएशन का हमें प्रॉफिट और सेल दिया है। मतलब हम लोगों ने बजट में सोचा था इतना प्रॉफिट कमाएंगे और एक्चुअली में कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने यहाँ पर 135 प्रॉफिट अर्न किया है, लेकिन हम लोगों ने अगर 180 प्रॉफिट कम अर्न किया है, तो हम लोगों ने कितना प्रॉफिट अर्न करने का सोचा था? ये देखो हम लोगों ने, अभी हम तुम लोग को वही बता रहे थे, हम लोग 315 प्रॉफिट अर्न करने का सोचे थे। तो हमारा चेंज इन प्रॉफिट कितना हो गया था? सोचे थे 315 अर्न करेंगे, किया है 135, तो प्रॉफिट में चेंज कितना हुआ? बोलो, ये बजटेड है, हमें रिवर्सली दिया हुआ है क्वेश्चन। ये बजटेड है कि हम लोगों ने सोचा था 315 प्रॉफिट अर्न करेंगे, लेकिन किया 135, तो हम लोग का प्रॉफिट में कितना चेंजेस हुआ? बोलो, ये वाला 180 चेंजेस नहीं हुआ हमारे प्रॉफिट में? 180 चेंजेस नहीं हुआ कि नहीं? बोलो, प्रॉफिट में बजट से और एक्चुअल, हम लोग यहाँ पर क्या चेंज देखेंगे? बजट और एक्चुअल में। क्या बजट के हिसाब से हमारे एक्चुअल प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट में चेंजेस 180 हुआ कि नहीं? 180। ठीक है, और चेंज इन सेल कैसे निकालोगे? तुम लोग ही बताओ। हम लोगों ने बोला कि 1100 सेल किया है, लेकिन हम लोग सोचे थे कि और भी 400 यूनिट बिक सकता है, तो हम लोगों ने टोटल कितना यूनिट बेचने का सोचा था? 1500, उसमें से बेचा 1100, तो सेल बजटेड इतना था और एक्चुअल इतना हुआ, तो चेंज इन सेल कितना हुआ? 400। ठीक है, बेसिकली जो ओवर और अंडर बजट है वही हमें चेंज बता रहा है, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 400 इंटू 100 करने से तुम लोगों के पास आ जाएगा पीवी रेशियो का आंसर। ठीक है, तो पीवी रेशियो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल आउट होके ये 45% हो जाएगा। देखो हम फिर से एक बार बता देते हैं, हम लोग चेंज यहाँ पर चेक करेंगे बजट और जो है हम लोग का एक्चुअल में। ठीक है, और वो जब भी तुम लोग करने जाओगे तो ये ओवर और अंडर बजट ही हमें चेंजेस बताएगा। ओवर और अंडर बजट ऑफ सेल्स हमें चेंजेस बताएगा सेल्स का, ओवर और अंडर बजट ऑफ प्रॉफिट हमें चेंजेस बताएगा प्रॉफिट का। तो हम लोग चेंजेस इन प्रॉफिट और चेंजेस इन सेल्स को लेके पीवी रेशियो निकाल लेंगे। बोलो, ये बात तुम लोग को समझ में आया क्यों हम ये ओवर और अंडर बजट फॉर सेल्स और प्रॉफिट लेके कर रहे हैं? इस फॉर्मूले से कर रहे हैं बोल के। पहला बात तो तुम लोग को पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम लोग को याद होना चाहिए। अब अगर याद नहीं भी था तो मैंने बता दिया कि चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल। अब यहाँ पर हम लोग चेंज किस बेसिस पे देख रहे हैं? चेंज हम लोग देख रहे हैं बजट और एक्चुअल बेसिस पे। और जब तुम लोग बजट एंड एक्चुअल का चेंज देख रहे हैं, नॉर्मली हम लोग ईयर टू ईयर चेंजेस देखते हैं, यहाँ बजट और एक्चुअल का चेंजेस देख रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये ओवर और अंडर बजट तो हमें चेंजेस ही बता रहे हैं कि कितना सोचा था, कितना कम या ज्यादा हुआ, तो उसके हिसाब से पीवी रेशियो निकल जाएगा। ठीक है,
अच्छा, अब ईस्ट के केस में देखो, ईस्ट के केस में चेंजेस इन प्रॉफिट कितना है 90 और चेंजेस इन सेल कितना है 150 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 60% आएगा। कैलकुलेट करके देख सकते हो। और यहाँ पर भी देखो, ये देखो यहाँ पर हम लोग का 110 और 200, 110 और ये हो गया 200 इंटू 100, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 55% हो रहा है, ठीक है, ये 55% हो रहा है। अब तुम लोगों को यहाँ पर हम थोड़ा सा फिर से एक बार लिख देते बजट वाला, ताकि तुम लोग इस क्वेश्चन को देखोगे तो समझ जाओगे। जैसे कि देखो, मेरा एक्चुअल सेल्स कितना है, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्चुअल सेल्स है 1100, ठीक है 1100, और मेरा 400 मैंने कम बेचा है। तो अगर हम 400 को यहाँ पर ऐड ऑन कर देते हैं, जो कि मेरा अंडर बजट है, मतलब मैंने कम बेचा है, इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा कि बजटेड सेल कितना है। ये मुझे क्या मिला, बजटेड सेल मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट का ही देखो, इस क्वेश्चन का हम लोगों ने एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया है कितना, एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया है 135, और कितना कम प्रॉफिट अर्न किया है 180, अंडर बजट प्रॉफिट अर्न किया है, अंडर बजट प्रॉफिट अर्न किया है। तो एक्चुअली हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 315 का प्रॉफिट अर्न करेंगे, बजटेड प्रॉफिट। अभी अभी तुम लोगों ने ये सारा डेटा मुझे एक एक करके बताया, मैंने पूछा भी था तुम लोगों से। अब अगर हम लोग पूरे इसमें चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल्स देखते हैं, जैसे देखो इसमें हमारा यही वाला फॉर्मूला लगेगा पीवी रेशियो निकालने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे चेंज इन प्रॉफिट, ठीक है, और चेंज इन सेल, चेंज इन सेल, तो क्या निकालेंगे हम लोग को, निकालना है बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस, और बजटेड सेल और एक्चुअल सेल्स का डिफरेंस, ठीक है। तो बजटेड सेल कितना है 1500, एक्चुअल सेल कितना है 1100, तो हमें क्या मिलेगा, जितना हमारे कम या ज्यादा हुआ, हम लोगों ने जो सोचा था उससे अगर कम बेचा है तो अंडर बजट, अगर ज्यादा होगा तो ओवर बजट। और चेंज इन प्रॉफिट कितना होगा 135 एक्चुअल प्रॉफिट है और 180, तो बजटेड प्रॉफिट कितना सोचा था 315, एक्चुअली कितना कमाया 135, तो चेंज इन प्रॉफिट कितना हो गया 180। तो देखो मैंने वही लिखा है 180 बाई 400 इंटू 100, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा जो है अलग तरीके से पूछा है, क्वेश्चन आसान है, पूछा है अलग तरीके से। अगर हम तुम लोग को ये वाला कंसेप्ट नहीं बता के डायरेक्टली ये बता देते कि इसके साथ इसको डिवाइड कर दो, इसके साथ इसको डिवाइड कर लो और इसके साथ इसको डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा, तो तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा किया। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करें, चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल निकाल रहे हैं, यहाँ पर चेंज किस बेसिस पे निकालेंगे, बजटेड और एक्चुअल बेसिस पे। और ये जो चेंज है वही हमारा ओवर और अंडर बजट होगा, मतलब जो सोचा था उससे कम प्रॉफिट हुआ या ज्यादा हुआ, और जो सोचा था उससे कम सेल हुआ या ज्यादा सेल हुआ, बस उसी को हमें देखना है। तो हम लोगों का पीवी रेशियो ऐसे करके निकल जाएगा। अच्छा, अब पीवी रेशियो तो बोला नहीं था, लेकिन मैंने पीवी रेशियो क्यों निकाला, क्योंकि बिना पीवी रेशियो निकाले हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट नहीं निकाल पा रहे थे, ठीक है। पीवी रेशियो निकाल लिया, अब देखो हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो तुम लोग को मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन पता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। अगर हम लोग सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू यहां पर प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, अब इससे हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेंगे, मतलब बेसिकली अगर हम लोग कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट तो हमें क्या मिलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगा। ये इक्वेशन को मैंने तुम लोग को एक बार फिर से रीराइट करके बता दिया कि हम लोग ऐसा क्या करें कि हमें जो है फिक्स्ड कॉस्ट पता चल जाए, ठीक है। अब देखो इसको फॉलो करके निकाल सकते हो, नॉर्थ का फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगा, नॉर्थ का कंट्रीब्यूशन पता है कितना 45%, ठीक है। और नॉर्थ का सेल भी हमें पता है, सेल कितना है 1100 सेल करके कंट्रीब्यूशन अर्न हुआ है 45%, ठीक है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा माइनस प्रॉफिट, और नॉर्थ सेक्शन में प्रॉफिट कितना है 135, एक्चुअली प्रॉफिट कितना हुआ है 135। तो अगर कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट लेस करेंगे जो आंसर आएगा वो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट का ही आएगा। अच्छा, ईस्ट का भी सेम तरीके से निकालेंगे, ईस्ट में एक्चुअली में हम लोगों ने सेल कितना किया है 1450, ठीक है। अब इस पे अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन का रेशियो निकालेंगे 60%, ठीक है 60%, और फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, सॉरी प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बता दिया यहाँ पर, ये देखो 210, तो फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा। और साउथ के केस में भी सेम तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा, एक्चुअल सेल्स है 1200,
कंट्रीब्यूशन है हम लोग का 55%, कंट्रीब्यूशन है हम लोग का 55% और प्रॉफिट है 330 और ये सबका गैप में हम लोग का निकल के आएगा फिक्स कॉस्ट। चेक करते हैं कितना आएगा। 1100 इंटू 45% माइनस 135, तो ये हो गया, तो ये मैंने गलत माइनस कर दिया लग रहा है। देखो तो कितना होगा, 1100 इंटू 45 495 माइनस 135 360 फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, नॉर्थ सेक्शन में। अच्छा, ईस्ट में देखो 1450 इंटू 60% माइनस 210 660। ठीक है, अच्छा, और 1200 इंटू 55% माइनस 330, तो 330 ही आएगा। ठीक है, 330 ही आया है, 660 आया था, माइनस करने के बाद 330 आ गया। तो हम लोगों ने देखो फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लिया सभी का अलग अलग। ठीक है, अच्छा, होल फॉर द पीरियड बोला है तो इसको ऐड कर दो, पूरे पीरियड का कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया, तो सबको ऐड करके बता दो। 1350। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गया 1350। अच्छा, और हम लोग को बोला है ब्रेक इवन सेल्स बताने के लिए, तो ब्रेक इवन सेल्स निकाल लेते हैं। ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलेगा, यहाँ पर लिखो नॉर्थ, ईस्ट और साउथ। ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो हम लोगों ने देखो अभी अभी फिक्स्ड कॉस्ट पीवी रेशियो दोनों निकाल लिया है। फिक्स्ड कॉस्ट नॉर्थ का कितना है, 360 660 330, तो यहाँ पर लिखो 360 660 330। ठीक है, डिवाइड पीवी रेशियो लिख लो, 45 60 और 55 45 60 और 55%, देख लो कितना आएगा। 360 डिवाइडेड बाय 45%, ये क्या है, 360 डिवाइडेड बाय 45, अच्छा 8 आ रहा है, परसेंट है मतलब 800 आएगा। ठीक है, तुम लोग अपने कैलकुलेटर में चेक करो, हम डिवाइडेड बाय 60 कर रहे, परसेंटेज और नहीं लगा रहे, नहीं तो मुझे फिर से कैलकुलेटर को ये करना पड़ेगा, इनटू 100 करते थे। तुम लोग अपने कैलकुलेटर में परसेंटेज लगा के कर लो, सेम आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये 600 का। तो अब इसका भी टोटल कर लेते क्योंकि हमें बोला था होल। ठीक है, तो टोटल ब्रेक इवन सेल्स यहाँ पर एक टोटल का कॉलम पे बना लो, ये सबको टोटल कर लो। 800 प्लस ये हो गया 1700 2500। ठीक है, ये हम लोग का आ जाता है ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था क्योंकि कॉस्ट का क्या होता है, हमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन देता है। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते इस टाइप का प्रैक्टिस कर लिया तो ऐसा ही होगा, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। तो जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के बेसिस पे होगा, बस तुम लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या स्पेशलिटी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये वाला एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बस इतना ही करते हैं, बाकी तुम लोग जो है इसमें से होमवर्क ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।